हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 17, जिसके अंदर हम जानेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसके जो आर्टिकल हैं वो आपको 52 से 78 तक देखने को मिलते हैं। पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। और यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होते हैं और ये फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का। ये एक्ट करते हैं एज अ सिंबल यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सोलिडेरिटी नेशन की। ठीक। अगर इलेक्शन देखा जाए प्रेसिडेंट का, तो जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है, बट ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है पीपल के द्वारा। यानी कि जो आपके द्वारा मेंबर्स चुने गए हैं, जैसे एमपी एमएलए, तो ये लोग फिर हमारे लिए प्रेसिडेंट को चुनते हैं। आप डायरेक्टली नहीं इनको चुनते हैं। ठीक। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? तो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं दोनों सदनों के, ओके, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट की, एंड जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के यूनियन टेरिटरीज की, जस्ट लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ये जो मेंबर्स जो कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो बाई कैम्बलर लेजिस्लेचर जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में, तो उनके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर भी इसमें आ जाते हैं। एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के दिल्ली एंड पुडुचेरी के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किस इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक। ओके। एंड जब इस एंड जिस टाइम पे असेंबली जो वो डिसॉल्व होती है, तो जो मेंबर्स जो हैं, members cease to be qualified to vote in presidential election even if fresh election to the dissolved assembly are not held before the presidential election। मतलब मान लीजिए कि अगर लोकसभा वाले जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले नहीं हुए, तो जितने भी, अगर मान लीजिए कि असेंबली डिसॉल्व होने वाली है, तो तब भी ये लोग पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग स्टेट्स की, और मतलब बिटवीन द स्टेट एज अ होल एंड द यूनियन टेरिटरी एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी इस पूरे इलेक्शन में। और जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, जैसे कि एक जो पर्सन जो कि इलेक्ट होता है, द नंबर ऑफ वोट्स विच ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड द पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू कास्ट एट सच इलेक्शन शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। अब आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आप देखते होंगे कि सर अगर ये हमारे लिए चुन रहे हैं, हम अगर हमने एमपी और हमारे एमएलए को चुना है, तो अब उनके वोट को कैसे काउंट करा जाता है, मतलब किस तरीके से उसमें काउंटिंग होती है। अब आप देख लीजिए सर, गोवा में उतने एमपी एमएलएज वगैरह नहीं हैं, यूपी में ज़्यादा हैं, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन इशू। क्योंकि यहाँ का जो एमपी एमएलए है वो ज़्यादा पॉपुलेशन को मतलब दर्शा रहा है, वहीं पे सिक्किम और गोवा वगैरह जैसे छोटे मोटे स्टेट में वो इतने नहीं दर्शा रहे होंगे। तो इनकी जो वोट की वैल्यू है वो कैसे काउंट होती है? तो देखो, अगर आपको वोट निकालना है, मतलब किसका वैल्यू निकालनी है वोट की, एमएलए की, तो जो टोटल पॉपुलेशन होती है स्टेट की, उससे डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं और उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड मल्टीप्लाई कर दो 1/1000 से, तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी एमएलए के वोट की। और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक, तो उनकी कैसे पता चलती है? तो जो एक वैल्यू है एमपी के वोट की, तो यानी कि टोटल वोट्स जो हैं, जितने भी सारे एमएलएज हैं सारे स्टेट्स के, उनको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स से पार्लियामेंट के। ठीक। जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो हेल्ड होता है मतलब एक तरीके से सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला जो चीज़ है वो इस्तेमाल होती है, और जो वोटिंग है वो एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू करी जाती है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो आए एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ वोट्स की, और जो कैंडिडेट है वो जो डिक्लेयर होता है ऑफिस ऑफ अ प्रेसिडेंट, वो सिक्योर करता है एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स। और ये जो कोटा ऑफ वोट है वो डिटरमाइन करा जाता है डिवाइड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स को, जितने भी पोल करे गए हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट के द्वारा, जो कि टू बी इलेक्टेड हेयर वन ओनली वन कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट प्लस वन एंड एडिंग वन टू द क्वेश्चन द फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। अब देखो इलेक्टोरल कोटा जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पड़े हैं, और
+1, ठीक। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स +1, ठीक। तो ये इस तरीके से ऐसे डिवाइड होता है। और जितने भी जो मेंबर्स हैं किसके, इलेक्टोरल कॉलेज के, उनको दिया जाता है एक बैलेट पेपर। और जो वोटर है जिस समय पे वो कास्ट कर रहा है अपने वोट, उसको मतलब रिक्वायर्ड होता है कि वो इंडिकेट करे अपना प्रेफरेंस मार्क करके। अब ऐसे नहीं कि एक ही को आप वोट दे रहे, नहीं, आप प्रेफरेंस देंगे। जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो आपने प्रेफरेंस दे दिया पहले पे कि द्रौपदी मुर्मू जी, दूसरे पे आपने किसी और को दे दिया, तीसरे पे किसी और को, चौथे पे किसी और को, तो आप प्रेफरेंस देंगे नाम के अकॉर्डिंग। और जो वोटर है वो इंडिकेट करता है अपने प्रेफरेंस को फर्स्ट फेज़ में। अब मान लीजिए कि अब इनका रिजल्ट घोषित हो रहा है तो कैसे होगा। तो जो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि जो फर्स्ट फेज़ में जो वोट जो काउंट करे जाते हैं, और जिस समय पे जो कैंडिडेट है वो सिक्योर कर लेता है जितना भी एक रिक्वायर्ड कोटा होता है इस फेज़ में, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड। लेकिन अदरवाइज़ क्या होता है कि जो अदरवाइज़ जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ वोट का, वो आ जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ वोट यानी कि जो हार रहा है कैंडिडेट, फिर उसके वोट्स बाकी अदर मेंबर्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक। फिर देखा जाता है फिर किसके, मतलब मान लीजिए कि जो चौथे नंबर का कैंडिडेट है वो हार रहा है, तो इसके वोट सबको ट्रांसफ़र करके फिर देख लिया जाएगा कि किसके ज़्यादा आ रहे हैं। तो यानी कि जो बैलेट्स है कैंडिडेट का वो सिक्योर करता है लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स में, तो वो कैंसिल हो जाता है। एंड जो सेकंड प्रेफरेंस जो होता है वोट्स का, वो ट्रांसफ़र हो जाता है फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट्स को अदर कैंडिडेट को। यानी कि जो लास्ट वाला है वो तो निकल गया, अब उसकी जगह पे क्या होगा कि वो प्रेफरेंस दी जाएगी वोट्स, और वो जो वोट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक, टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ अदर कैंडिडेट। ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है फिर जब तक कोई एक रिक्वायर्ड कोटा जो है वो हासिल नहीं कर लेता है, ठीक। मतलब कुल मिला के जो लास्ट वाले कैंडिडेट है उसको कैंसिल कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट, जितने भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स हैं कनेक्शन में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो डिसाइड करे जाएंगे, इंक्वायर करे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जिसका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। और जो इलेक्शन है पर्सन का एज प्रेसिडेंट, वो चैलेंज नहीं हो सकता है ऑन द ग्राउंड कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इनकम्प्लीट है एक तरीके से, या एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमंग द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इफ़ जो इलेक्शन पर्सन का एज प्रेसिडेंट वो डिक्लेयर कर दिया जाता है वॉइड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। तो मान लीजिए कि अब उन्होंने कोई जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बता दिया कि जो इलेक्शन हुए हैं कि वो अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं, वो मतलब उनको वॉइड करार दे दिया गया। तो जो प्रेसिडेंट ने जो उस कुर्सी पे रहते हुए इतने दिन तक, मान लीजिए कि 6 महीने से वो प्रेसिडेंट है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इलेक्शन सही नहीं हुआ था, तो 6 महीने के अंतराल में जो भी उन्होंने कुछ भी चीज़ें करी होंगी वो कंटिन्यू रहेंगी, उनको निरस्त नहीं करा जाएगा, ठीक। कुछ जो मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्रिटिसाइज भी करा इस सिस्टम को इनडायरेक्ट इलेक्शन के प्रेसिडेंट के लिए कि वो अनडेमोक्रेटिक एंड प्रपोज करा एक आइडिया डायरेक्ट इलेक्शन का, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने चूज़ करा फाइनली इनडायरेक्ट इलेक्शन कुछ रीजंस के बेसिस पे, कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, वो एक तरीके से अगर आप देखेंगे वो इज़ इन हारमनी है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल पावर अपने हाथ में रखता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, और वेस्टेड, मतलब अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एंड जो रियल पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में ही रहती है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड करी जाती है, ठीक। और ये जो वो एनोमलस है जो कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करा जाए डायरेक्टली बाय द पीपल एंड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर। अगर आपको उनको रियल पावर नहीं देनी है तो इस तरीके से ही इलेक्शन होना ज़रूरी है एक तरीके से ना। जो डायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो पड़ जाएगा, टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग हो जाएगा, एक वास्ट साइज़ है इलेक्टोरेट का, और ये अनवारंटेड है। कीप इन व्यू की जो है वो एक सिंबॉलिक हेड है, तो इनके लिए फिर इस तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन कराना सही नहीं होगा। जो लोगों के तर्क थे, कुछ जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने सजेस्ट करा कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करे जाए मेंबर्स के द्वारा, 2 हाउसेस के पार्लियामेंट के ही ओनली, मतलब 2 सदनों के मेंबर के द्वारा, इसमें स्टेट का कोई रोल ना होना चाहिए। लेकिन जो मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर नहीं करा, ठीक,
as dominated by one political party would have invariably choose a candidate from that party and such a president could not represent the state of the Indian Union। तो फिर क्या होगा कि अगर आप सिर्फ सदन के ही देखोगे तो जो मेजोरिटी में रहेगी पार्टी फिर तो वही अपना प्रेसिडेंट बनाती रहेगी और फिर एक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगा ठीक अच्छे से। तो जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन एंड स्टेट का इक्वली। फर्दर ये पॉइंट आउट करा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि जो एक्सप्रेशन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो एक मिसनोमर टाइप से है, यानी कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो तब होता है जिस टाइम पे दो से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं जिस टाइम पे दो या दो से ज़्यादा स्टेट इस चीज़ के लिए बोलें और प्रेसिडेंट के केस में जो है जो वैकेंसी है वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए है। तो ये इट कुड बी बेटर कॉल्ड अ प्रिफरेंशियल और ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम। सिमिलरली जो एक्सप्रेशन है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की वो ऑब्जेक्टेड है किस ग्राउंड पे कि जो वोटर है डेट नो वोटर एज अ सिंगल वोट, हर एक वोटर के पास प्लूरल वोट्स है। क्वालिफिकेशन ओथ्स एंड कंडीशन। क्वालिफिकेशन क्या है इलेक्शन के लिए एज अ प्रेसिडेंट, तो जो पर्सन है वो एलिजिबल है फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, उसको ये कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। वो सिटीजन होना चाहिए भारत का, कंप्लीट होने चाहिए 35 साल उम्र के और क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन के लिए एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और ही शुड और उसने कोई भी एक ऑफिस नहीं ज्वाइन कर रखा हो अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। और जो सिटिंग प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट यूनियन के गवर्नर के किसी भी स्टेट के अंडर जो मिनिस्टर है यूनियन के और एनी स्टेट के इज़ नॉट डीम टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हैंस क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। मतलब कुल मिला के आप कहीं पे भी कुछ काम नहीं कर रहे हो ठीक, तभी आप एलिजिबल होंगे। फर्दर जो नॉमिनेशन है कैंडिडेट का इलेक्शन के लिए ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए वो लगभग 50 इलेक्टर्स के द्वारा प्रपोज करा जाना चाहिए एंड 50 इलेक्टर्स के द्वारा एज अ सेकेंडर, यानी 50 इलेक्टर जो प्रपोज करेंगे 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स उसको सपोर्ट करेंगे। हर एक जो कैंडिडेट है उसको सिक्योरिटी रखनी होती है 15,000 की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लाइबल है फोर्टिफाइड इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू सेक। अगर उसको एक छठा भाग नहीं मिलता है वोट्स का तो बिजली आते वो रख लेंगे अपने पास उन पैसों को। वो नहीं बोलते जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त का मतलब यही होता है कि एक तरीके से ये तो प्रेसिडेंट के केस में मैं वैसे बता रहा हूँ एमपी एमएलए के केस में कि जो वो सिक्योरिटी रखते हैं वो भी नहीं मिलती उनको वापस ठीक। बिफोर 1997 जो क्योंकि उनको वोट नहीं मिले होते हैं ना उतने नंबर ऑफ प्रपोजर एंड जो सेकेंडर्स थे वो 10 ईच एंड जो अमाउंट थी सिक्योरिटी डिपॉजिट की वो 2500 थी और 97 में ये इंक्रीज़ करी गई ठीक नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाने के लिए। तो क्या आपको लगता है 15,000 रुपये किसी के पास नहीं होंगे? आराम से दे सकते हैं अभी भी वो। ओथ एंड अफर्मेशन जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाती है, मतलब ऑफिस एज्यूम करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफिस में जाने से पहले वो ओथ लेता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो स्वेयर करते हैं कि वो फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे ऑफिस में चीज़ों को प्रिजर्व करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे एंड डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को एंड डिवोट करेंगे हिमसेल्फ सर्विस में अपने आप को एंड वेल बीइंग में पीपल ऑफ इंडिया के रिगार्ड लिए। ये इलेक्शन की पूरी लिस्ट भी दे रखी है 1952 से 2017 तक की, तो इसमें आप देख भी सकते हैं। चलो मैं नाम बता देता हूँ कौन कौन प्रेसिडेंट रहा कौन कौन नहीं। 52 में अब कितने वोट लिए कितने वोट नहीं इतना तो ध्यान नहीं रखना है ठीक। 52 में राजेंद्र प्रसाद है, 57 में राजेंद्र प्रसाद, 62 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 67 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 69 में बीवी गिरी, 74 में फखरुद्दीन अली अहमद, 77 में एन संजीवा रेड्डी आए थे, 1982 में ज्ञानी जैल सिंह, 1987 में आर वेंकटरमन, 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1997 में के आर नारायण, 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम, 2007 में प्रतिभा पाटिल, 2012 में प्रणब मुखर्जी और 2017 में रामनाथ कोविंद, और फिर उसके बाद अभी हमारे प्रेसिडेंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और जो ओथ है प्रेसिडेंट की वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ठीक। और अगर वो एब्सेंस हैं तो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के उस समय पे वो उनको ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट को।
और जो कोई भी अदर पर्सन है वो एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट, डिस्चार्ज करता है फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑल्सो अंडरटेक द सिमिलर ओथ और अफर्मेशन। कंडीशन क्या है प्रेसिडेंट ऑफिस की, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फॉलोइंग कंडीशन दे रखी है प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए, क्या कि वो मेंबर नहीं होगा किसी भी सदन का और ना ही किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का। इफ़ अगर वो जो पर्सन है वो इलेक्ट होता है एज अ प्रेसिडेंट, तो उसको अपनी जो कोई भी अगर मान लीजिए सीट है उसकी किसी भी सदन में तो वो खाली करनी पड़ेगी। ठीक, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नज़र नहीं आए। ठीक, और विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज़ इज ऑफिशियल रेसिडेंस द राष्ट्रपति भवन, यानी कि बिना किसी पेमेंट के वो राष्ट्रपति भवन को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आते हो तो यूज़ करते हैं राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का ही है, वहीं रहते हैं। और उसको काफ़ी एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि डिटरमाइन करे जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। और जो एमोल्यूमेंट्स एंड जो अलाउंसेस हैं वो कम नहीं करे जा सकते हैं उनके टर्म के समय पे। ये नहीं कि उनको कम कर दिया, मान लीजिए कि 10,000 का अलाउंसेस दिया जा रहा है तो 5,000 कर देंगे, नहीं, वो कम नहीं हो सकता। 2018 में जो था, जो पार्लियामेंट ना उसने इंक्रीज़ करी थी सैलरी प्रेसिडेंट की 1.5 लाख से 5 लाख रुपए पर मंथ। और अर्लियर 2008 में जो पेंशन थी रिटायर्ड प्रेसिडेंट की वो इंक्रीज़ कर दी गई थी 3 लाख से 50% ऑफ हिज सैलरी पर मंथ। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनको भी क्या मिलता है, फर्निश्ड रेसिडेंस मिलता है, फ़ोन फैसिलिटीज़ कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटी, सेक्रेटेरियल स्टाफ भी मिलता है उनको। ऑफिस एक्सपेंस मिलता है लगभग 1 लाख रुपए तक का पर एनम। और जो स्पाउस हैं उस डिकीज्ड प्रेसिडेंट के अगर कोई मर गए हैं तो उनको क्या मिलता है, फैमिली पेंशन मिलती है एट द रेट ऑफ 50%। जो पेंशन होती है वो मिलती है रिटायर्ड प्रेसिडेंट के समय पे जो उनको सैलरी मिल रही थी उसका 50%। और फर्निश्ड रेसिडेंस मिलता है, फ़ोन फैसिलिटी, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटी, सेक्रेटेरियल स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंस मिलता है 20,000 रुपये पर एनम तक। जो प्रेसिडेंट है वो एंटाइटल्ड है उसको नंबर ऑफ़ प्रिविलेजेस मिलते हैं, इम्यूनिटीज़ मिलती हैं और उसको पर्सनल इम्यूनिटी भी मिलती है। कोई भी अगर लीगल लाइबिलिटी है किसी भी ऑफिशियल एक्ट के लिए उनके, और जिस टाइम पे वो ऑफिस में है, जिस टाइम पे उनका कार्यकाल चल रहा है, तो वो इम्यून है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग, यानी कि चाहे उन्होंने कुछ भी करा हो पर्सनल एक्ट में भी उनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता और ना ही जेल में डाला जा सकता है। लेकिन 2 महीने के नोटिस सर्व करने के बाद सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हो सकती हैं उनके अगेंस्ट में, जिस टाइम पे वो ऑफिस में भी होंगे तब भी। ठीक, इस सिविल प्रोसीडिंग्स के केस में हालांकि उससे पहले 2 महीने का नोटिस सर्व करना पड़ता है। टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। तो जो टर्म है प्रेसिडेंट ऑफिस का वो कितना रहता है, जो प्रेसिडेंट है वो होल्ड करता है ऑफिस को लगभग 5 सालों तक, जब से वो प्रेसिडेंट की गद्दी पर आते हैं, ऑफिस में आते हैं। और हालांकि वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं अपने ऑफिस से किसी भी समय पे एड्रेस करके। रेजिग्नेशन किसको, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और उनको रिमूव भी करा जा सकता है उनके टर्म कंप्लीट होने से पहले भी इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। और ये जो प्रेसिडेंट है वो होल्ड करता है, मतलब होल्ड कर सकते हैं अपना ऑफिस 5 साल के बाद भी, जब तक उनका सक्सेसर चार्ज नहीं लेता है। ये लायबल है री इलेक्शन के लिए भी और इनको इलेक्ट करा जा सकता है नंबर कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स। हाउवर यूएसए के अंदर में एक पर्सन इलेक्ट नहीं हो सकता ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा। इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव करा जा सकता है ऑफिस से, किस प्रोसेस के थ्रू, इम्पीचमेंट के थ्रू, जिसको बोलते हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हावर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन नहीं करता है मीनिंग फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या क्लियरली। जो इम्पीचमेंट चार्जेस हैं वो इनिशिएट हो सकते हैं किसी भी सदन के द्वारा। ये जो चार्जेस हैं साइन करे जाने चाहिए 1/4 मेंबर के द्वारा हाउस के। ठीक एंड 14 डेज़ का नोटिस जो देना चाहिए प्रेसिडेंट को। और इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए मेजोरिटी के द्वारा 2/3 टोटल मेंबरशिप जो है हाउस की। और फिर वो बाद में दूसरे सदन को भेजा जाएगा जहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। और जो प्रेसिडेंट है उसके पास राइट है कि वो अपीयर हो एंड रिप्रेजेंट करे अपने आप को इस इन्वेस्टिगेशन में
इफ़ जो दूसरा हाउस है वो सस्टेन कर देता है चार्जेस को एंड पास कर देता है इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन मेजोरिटी के द्वारा 2/3 टोटल मेंबरशिप की, तो जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव हो सकते हो अपने ऑफिस से जिस समय पर वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। और जो इम्पीचमेंट है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है पार्लियामेंट के अंदर में। इस कंटेक्स्ट में दो चीज़ नोट करने वाली हैं, क्या कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं किसी भी सदन के वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के दिल्ली एंड पुडुचेरी के वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इम्पीचमेंट में प्रेसिडेंट के। हालांकि वो मतलब इम्पीचमेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक, इलेक्टेड मेंबर्स किसके, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स के एंड जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली एंड पुडुचेरी के, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं कर सकते। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं करा गया। वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस, तो जो वैकेंसी है प्रेसिडेंट ऑफिस में वो किन तरीक़ों में होती है, यानी कि या तो एक्सपायरी हो जाए 5 साल का कार्यकाल या रेजिग्नेशन के थ्रू, या रिमूव कर दिया जाए बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, या उनकी डेथ हो जाए, या अदरवाइज फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं होल्ड करने के लिए ऑफिस के लिए, तो इनका जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक, मान लीजिए कि जिस टाइम पे कि जो प्रेसिडेंट है उसका जो टर्म है वो एक्सपायर होने वाला है, तो उससे पहले इलेक्शन कंडक्ट कराने होंगे, और इन केस अगर डिले हो जाता है इलेक्शन में न्यू प्रेसिडेंट के आने में किसी भी कारण से, तो जो पुराने वाले जो हैं प्रेसिडेंट वो कंटिन्यू करेंगे जब तक उनके सक्सेसर आगे मतलब चार्ज नहीं ले लेते हैं। ये जो प्रोवाइड करा गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इंट्रीगिनम। इस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो प्रेसिडेंट का चार्ज ले लें। ठीक, इफ़ जो ऑफिस है उसमें रेजिग्नेशन के थ्रू, रिमूवल के थ्रू, या डेथ के थ्रू, या अदरवाइज इलेक्शन मतलब नहीं हो पाता है। ठीक, और तो मतलब ऑब्वियसली बात है तो एकदम से तो नहीं होगा, लगभग 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए जब से वो खाली हुआ है ऑफिस। तो जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो रिमेन इन ऑफिस रहेंगे लगभग जो आने वाले 5 साल हैं उनके लिए। ऐसा नहीं है कि पुराने वाले ने 6 महीने करा अब फिर वो कट जाएंगे इनके वाले 5 सालों में से, नहीं, वो कंटिन्यू 5 सालों तक ऑफिस में रहेंगे। जिस टाइम पे जो वैकेंसी है वो हो जाती है किसमें, जिस समय पर जो वैकेंसी है वो हो जाती है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में उनके रेजिग्नेशन की वजह से, रिमूवल, डेथ और काफ़ी अन्य कारण की वजह से। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे जब तक न्यू प्रेसिडेंट ना आ जाए। ठीक, तो और जिस टाइम पे जो सिटिंग हो जाती है प्रेसिडेंट की, वन द सिटिंग प्रेसिडेंट अनेबल हो जाता है डिस्चार्ज करने के लिए अपने फंक्शन उनकी एब्सेंस की वजह से या उनकी बीमारी वगैरह की वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो तब भी एज अ प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं। और इन केस जो वाइस प्रेसिडेंट है वही नहीं है तो चीफ जस्टिस आ सकते हैं उनकी जगह पे। ओके, या वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट का वर्क करने के लिए। और जिस टाइम पे कोई भी पर्सन मतलब जिस टाइम पे कोई एक पर्सन जो वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो वो पूरी तरीके से पूरा फंक्शन करते हैं एज अ प्रेसिडेंट जो उनको करना होता है। जो कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहता है तो उनको सारी पावर वगैरह भी मिलती हैं, इम्यूनिटी मिलती है प्रेसिडेंट जैसी, और उनको एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस भी वैसे ही मिलते हैं जो कि डिटरमाइन करे गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक, पावर एंड फंक्शंस क्या हैं प्रेसिडेंट के, तो पावर जो कि एंजॉय एंड फंक्शन करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो कौन कौन सी, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर या इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की वो क्या है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो वो सारे प्रेसिडेंट के नाम में लिए जाते हैं, और ये रूल बना सकते हैं स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द जो ऑर्डर एंड जो अदर इंस्ट्रूमेंट है मेड एंड एग्जीक्यूटिव इन हिज नेम शुड बी ऑथेंटिकेटेड। ऑब्वियसली बात है अगर आप कोई भी रूल या ये सारी चीज़ें बना रहे हैं तो इनके नाम पे तो वो एक ऑथेंटिक वे में चीज़ें होनी चाहिए।
और वो रूल बना सकते हैं फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन बिजनेस का यूनियन गवर्नमेंट के, एंड एलोकेट कर सकते हैं इस बिजनेस को मिनिस्टर्स के बीच में भी, और ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एंड अदर मिनिस्टर को, और वो लोग होल्ड करते हैं अपना ऑफिस इनके प्लेजर तक। अगर इनको लगेगा कि हाँ भाई भंग कर देना चाहिए तो वो भंग कर देंगे, हटाना चाहिए हटा देंगे। ये अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एंड डिटरमाइन करते हैं उसका रेन्यूमरेशन की कितना पैसा मिलेगा, और जो अटॉर्नी जनरल है वो होल्ड करता है ऑफिस वही ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये अपॉइंट करते हैं कैग को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अदर इलेक्शन कमिश्नर को, चेयरमैन को एंड मेंबर को यूपीएससी के। ये गवर्नर को स्टेट्स के जो चेयरमैन एंड मेंबर है फाइनेंस कमीशन के। इनको इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन किससे, प्राइम मिनिस्टर से। इनको रिक्वायर होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबमिट करें चीज़ों को, और ये कंसिडर कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी, और डिसीजन बना सकते हैं एक साथ, मतलब मिल के उनके डिसीजन को भी सुन के, ठीक। और उनसे पूछ भी सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अगर कोई भी उनके द्वारा डिसीजन लिया भी गया है तो, ठीक, या कुछ भी चीज़ कोई कंसिडर करी गई है। ये अपॉइंट करते हैं कमीशन को जिससे कि इन्वेस्टिगेट करे जैसे कंडीशंस के बारे में एससी एसटी या अदर बैकवर्ड क्लासेस के। ये अपॉइंट कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल जिससे कि प्रमोट हो सके सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो कि उनके द्वारा अपॉइंट करी गई है। ये डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को एज अ शेड्यूल एरिया, एंड उनके पास पावर है, ठीक। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की। जो प्रेसिडेंट है वो एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, और उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स है जैसे कि वो समन कर सकता है, प्रोरोगेटिव कर सकता है पार्लियामेंट को, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, एंड समन कर सकता है जॉइंट सिटिंग दोनों सदनों की जो कि प्रिसाइड करी जाएगी स्पीकर के द्वारा लोकसभा के। ये एड्रेस कर सकता है पार्लियामेंट को फर्स्ट सेशन को हर एक जनरल इलेक्शन के बाद, एंड जो फर्स्ट सेशन होता है हर एक साल का उसको ये एड्रेस भी कर सकते हैं क्या करते भी हैं। ये सेंड कर सकते हैं मैसेज सदन को किसी भी बिल पेंडिंग के रिगार्डिंग जो कि पार्लियामेंट में है। और ये अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को लोकसभा के कि वो प्रिसाइड करें प्रोसीडिंग्स के ऊपर जिस टाइम पे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की सीट खाली पड़ी है। सिमिलरली ये अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को राज्यसभा के कि वो प्रिसाइड करें ये जो मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं उनके ऊपर पे जिस समय पे चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन नहीं होते हैं, ठीक। और आपको पता है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो ये नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर्स को राज्यसभा के पर्सनस, मतलब 12 मेंबर राज्यसभा के लिए एज एन एमपी, बट उनको एक स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस में। और वो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 मेंबर्स को लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, हालांकि अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी तो हटा दी गई है। डिसाइड कर सकते हैं क्वेश्चन जो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और बट वही है कि कंसल्ट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन से। इनकी जो प्रायर रिकमेंडेशन है परमिशन की वो कई बार ज़रूरी हो जाती है इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ बिल्स को, जैसे कि जो बिल है जो कि इन्वॉल्व करता है पैसे के बारे में चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक। तो उसके लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी परमिशन की। ये ऑल्ट्रेशन करना है बाउंड्री का स्टेट की, ये क्रिएट करना है न्यू स्टेट, तब इनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जिस टाइम पे बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, जिस टाइम पे वो पार्लियामेंट से बिल पास कर दिया जाए तो उनके पास अथॉरिटी है कि वो मतलब असेंट दे बिल को या उसको विदहोल्ड करके रखें, ये रिटर्न कर दें बिल को इफ़ अगर वो मनी बिल नहीं है तो, ठीक। हाउएवर इफ़ जो बिल है वो पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट के दोबारा भी, तो विद और विदाउट अमेंडमेंट जो प्रेसिडेंट है वो अपनी असेंट दे देते हैं बिल को, या जो कोई भी बिल है वो पास करा गया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बट वो रिजर्व करा गया गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को असेंट दे सकते हैं, विद होल्ड करके रख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को कि वो रिटर्न कर दें बिल को इफ़ अगर वो बिल मनी बिल नहीं है तो। मनी बिल में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये नोट करने वाली बात है कि ये ऑब्लिगेटरी भी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए कि वो असेंट दे ही इस बिल पे,
ठीक। ये प्रोमलगेट कर सकते हैं, प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को जिस टाइम पे जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो अप्रूव करे जाने चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा 6 हफ्तों के अंदर में, जिस टाइम पे रीअसेंबली हो जाती है। और ये विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को किसी भी समय। और ये रिपोर्ट रखते हैं कैग की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, फाइनेंस कमीशन की, और बाकी जितने भी इधर कमीशन है पार्लियामेंट के सामने। और ये रेगुलेशन भी बना सकते हैं पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख के लिए। और पुडुचेरी के लिए प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेट करते हैं एक रेजोल्यूशन बना के, जिस टाइम पे असेंबली सस्पेंडेड डिसॉल्व रहती है। फाइनेंशियल पावर, तो फाइनेंशियल पावर क्या है, प्रेसिडेंट की जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस करा जाएगा पार्लियामेंट में, बट इनकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। और अगर कोई भी मतलब ही कुड लेड बिफोर द पार्लियामेंट, मतलब वो ये कि यूनियन बजट भी यही रखते हैं। यूनियन बजट जैसा कोई शब्द नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। कोई भी डिमांड फॉर अ ग्रांट वो मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। ठीक। और वो एडवांसेस बना सकते हैं, मतलब ही कैन मेक एडवांसेस कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाल के किसी भी एक एक्सपेंडिचर को अगर मीटअप करना है तो वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद, जो कि रिकमेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का सेंटर एंड स्टेट के बीच में। ठीक। नेक्स्ट आता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर के बाद की चीज़ें बाद में देख लेंगे, क्योंकि फिर वो वीटो वगैरह बच जाएगा। तो लास्ट जुडिशियल पावर देख लेते हैं। तो जुडिशियल पावर क्या है प्रेसिडेंट की, कि वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को एंड जजेस को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के। और वो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन पे। हाउएवर जो एडवाइस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो जी दी गई है वो बाइंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट के ऊपर में। ठीक। और जो ये ग्रांट कर देते हैं पार्डन, रिप्राइव, डिस्पाइट एंड रिमिशनिंग। ओके। इन ऑल केस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज वाई, मतलब कुल मिला के ये जो मतलब किसी को सज़ा मिली है तो उसको क्षमा भी कर सकते हैं, या उसकी जो सज़ा मिली हुई है उसको कम भी कर सकते हैं, उसका नेचर जो है। ठीक। तो वो उनके पास पावर होती है। ओके। चलिए नेक्स्ट आता है डिप्लोमेटिक पावर, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।